नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत तरंगिणी में। आज हम अपने क्लास 4 में, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया भी था कि हम हड़प्पन सिविलाइजेशन कि हमने ओरिजिन, डिक्लाइन, टाउन प्लानिंग और कुल मिलाकर हम लोगों ने यहाँ के पूरे इकोनॉमिक पार्ट को कवर कर लिया है। ठीक है, O फॉर ओरिजिन, D फॉर डिक्लाइन, T से इसका पूरा का पूरा टाउन प्लानिंग और E से इकोनॉमिक पार्ट पिछले लेक्चर में, जिसमें हमने एग्रीकल्चर, यहाँ के ट्रेड, सबसिस्टेंस पैटर्न, सब चीजों को बहुत ही डाइवर्स तरीके से समझा था और ये जाना था कि सब एग्जाम में आखिर किस तरीके से आंसर राइटिंग किया जाता है, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से वो बुलेट पॉइंट्स होते हैं और उसे कैसे सब्सटेंशिएट करके इलैबोरेट करके लिखा जाता है। आज हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के सोसाइटी एंड रिलीजन के टॉपिक को कवर करेंगे। सोसाइटी लार्जर पार्ट है, सोसाइटी का ही एक डिफरेंट एस्पेक्ट होता है रिलीजन। इसी से हमें समझ में आता है कि सोसाइटी का एक्चुअल में कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। ठीक है, तो मेन टॉपिक रहेगा सोसाइटी, लेकिन रिलीजन भी उसके साथ में जुड़ा हुआ है। अक्सर एग्जाम में इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन अगर आता है तो वो आपका इजी से मॉडरेट लेवल रहेगा, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, इजी से मॉडरेट रहेगा, जिसमें बेसिकली आपको फीचर्स के बारे में डिस्कस करना पड़ता है कि आखिर हड़प्पन सोसाइटी के क्या फीचर्स थे और उससे आपका क्या एक अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व होता है, किस तरीके से हम सोसाइटी के बारे में क्या क्या जनरलाइजेशन क्या क्या कहा जा सकता है, ये आपको अपने आंसर में दिखाना पड़ता है। जब भी हम मेंस का आंसर राइटिंग करते हैं, खास करके जीएस के पेपर्स के लिए, तो याद रखिए कि 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। आपका आंसर जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, बहुत ज्यादा बल्कि नहीं, वो एनालिटिकल होना चाहिए और कम्युनिकेटिव। कोई भी आप आंसर लिख रहे हैं, खास करके जीएस यूपीएससी के एग्जाम्स में, जीएस के पर्सपेक्टिव में, तो ये 3 पैरामीटर उसमें जरूर उभर कर आना चाहिए जब आप जीएस के पेपर को लिख रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव हो, क्योंकि लॉट्स ऑफ डेटा एंड फैक्ट्स हैं, क्वेश्चन कुछ पर्टिकुलर डिमांड करता है, आपको वो बताना है। सिर्फ डेटा एंड फैक्ट अगर आप लिख देंगे तो उससे मतलब नहीं है, बल्कि उस डेटा एंड फैक्ट से आप क्या समझते हैं उसे बताना है। और उसे कैसे बताना है, एक तो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, और जिस तरीके से आप उसे कम्युनिकेट करें, मतलब वो ऐसा आपने लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, आपने सेंटेंस फॉर्मेशन इस तरीके से किया है कि इजीली कोई भी इंसान उसे पढ़ के समझ सके। उसे बैठ के डिराइव करने का जरूरत नहीं है कि आखिर इस पे क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग है। Whatever you want to express, whatever you want to communicate, whatever you want to articulate, that should be reflective in a very easy manner. ठीक है, तो 3 पॉइंट हमेशा याद रखना, कॉम्प्रिहेंसिव हो, एनालिटिकल हो और कम्युनिकेटिव हो, जब भी आप अपने जीएस का आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं अपने टॉपिक के तरफ। सोसाइटी को हमें जब भी समझना होता है तो ये 2 प्रकार से, इसमें 2 प्रकार होता है इसका। एक होता है इंडिविजुअल और दूसरा होता है इसी इंडिविजुअल से बना हुआ ग्रुप। क्योंकि इंडिविजुअल से ही ग्रुप बनता है, जब डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के इंडिविजुअल्स एक साथ किसी भी तरीके से, चाहे वो अपने ऑक्यूपेशन के जरिए हो, अपने रिलीजन के जरिए हो, अपने जोग्राफिकल लोकेशन के जरिए हो, अपने लैंग्वेज के जरिए हो, तो वो ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन में इंडिविजुअल का हमें जो एविडेंसेस जो देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा वो है टेराकोटा, स्टोन एंड ब्रॉन्ज इमेजेस,
ये सभी हमें इंडिविजुअल्स के फीचर के बारे में बताते हैं कि जो भी इंडिविजुअल्स थे उनका जो भी फीचर था, चाहे वो किस प्रकार का कपड़ा पहन रहे हैं, उनका हर दिन का लाइफस्टाइल क्या है, वो किस एक्टिविटी में इंगेज हैं, वो हमें पता चलता है टेराकोटा स्टोन एंड ब्रॉन्ज इमेजेस से। वही जो ग्रुप है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो रिफ्लेक्ट करता है, ये हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, रैंक्स, स्पेकुलेटिव बेसिस पे और जेंडर हमें दिखाई देने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे काम है जो कि ऑक्यूपेशंस के अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग और जेंडर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो यही हमें अपने आंसर में रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, इंडिविजुअल, ग्रुप, इसको एक पूरा का पूरा नोट डाउन कर लो ताकि आगे भी आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से जब भी आप किसी भी टाइप के आंसर को अगर कभी भी, या सिर्फ और सिर्फ ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए भी नहीं होगा, बल्कि आने वाले जितने भी टॉपिक्स हमारे होंगे हिस्ट्री में, या इवन सोशियोलॉजी का भी जो टॉपिक होता है, जो सोशल, जिसमें सोशल वर्क्स हम पढ़ते हैं, उन सभी में ये काम आने वाला है। ठीक है, तो हमेशा सोसाइटी को दो तरीके से बना, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या उसके फीचर्स को दो तरह से हम पढ़ते हैं, इंडिविजुअल के बेसिस पे और ग्रुप के बेसिस पे। ठीक है, चल अब आ जाते हैं कि ये जितने भी हमें ये जो टेराकोटा फिगर्स थे, टेराकोटा स्टोन एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स help us to understand the basic features of हड़प्पन पीपल। वहीं पे डिफरेंसेस in house size, crafts, script and vast geographical extent of Harappa, of Harappan civilization throws light or indicates differences in social structure, and status of Harappan society and status of Harappan society। ठीक है, तो अगर इंडिविजुअल के बारे में हम बात करें, हम इंडिविजुअल के फीचर्स हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें कैसे समझ में आता है, कौन से वो एविडेंस है, क्योंकि आप सब ये अभी तक तो ये जान ही चुके होंगे कि जो भी हड़प्पन राइटिंग जो हमें मिलता है वो अनडिसाइफर्ड है, तो इसलिए हम उन चीजों से तो पता लगा नहीं सकते कि आखिर हड़प्पन सोसाइटी का क्या फीचर था। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है और उनसे हम समझते हैं। तो इंडिविजुअल के फीचर्स को जो कि टेराकोटा, स्टोन और ब्रॉन्ज के जो स्कल्पचर्स थे उनसे पता चलता है, और जो एक लार्जर, जो हम एक सोसाइटी का जो एक पिक्चर समझते हैं हड़प्पन सोसाइटी का, वो हमें डिफरेंस इन हाउस साइज, उनके क्राफ्ट,
स्क्रिप्ट, वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इससे पता चलता है कि उनके सोसाइटी में एक स्ट्रक्चर था और एक स्टेटस का प्रेजेंस था। ये दो इंपॉर्टेंट है, सोशल स्ट्रक्चर और स्टेटस के बारे में पता चलता है। ठीक है, क्या है ये? अब इसी चीज को हमें पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना है, आर्टिकुलेट करना है, बताना है along with evidences। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। इसको पूरा नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो जब हम इंडिविजुअल्स को पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले हमें एक जो कैटेगरी देखने को मिलता है, जब हम टेराकोटा और जब भी जितने भी ये सारे हमें जो इमेजेस जो मिलते हैं, जो स्कल्पचर्स जो मिलते हैं, इन्हें जब हम क्लासिफाई करते हैं तो तीन ब्रॉड कैटेगरी है जो है हमें देखने को मिलता है। वुमेन, मेन एंड चिल्ड्रन। ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, कैसा इनका पहनावा था, क्या इनका रहन सहन का तरीका था, हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। सबसे पहले अगर वुमेन के बारे में अगर बात करें तो हमें इनका ड्रेसिंग पैटर्न देखने को मिलता है। हड़प्पन वुमेन्स का ड्रेसिंग पैटर्न, जिसमें हमें शॉर्ट स्कर्ट made of cotton and wool, फिर हमें वेरियस हेयर स्टाइल्स देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो वेरियस हेयर स्टाइल्स है, आप सभी को क्या करना है कि डिफरेंट डिफरेंट जो हेयर स्टाइल्स जो मैंने क्लास में जो पढ़ाया था, आप सभी उनको मेंशन कर दीजिए। इन हेयर स्टाइल से समझ में क्या आता है? इंडिकेट वुमेन ऑफ डिस्टिंक्शन ऑब्लिक डिटीज। ये दो चीजें रिफ्लेक्ट होके आते हैं वेरियस हेयर स्टाइल से, क्योंकि जब हम देखेंगे रिलीजन को पढ़ेंगे तो जो भी मदर गॉडेस के जो फिगर हुआ करते थे, उनका एक डिफरेंट पैटर्न था, उनका एक यूनिक पैटर्न था कि किस तरीके से उनका जो बालों को जो बांधने का जो तरीका जो था, जो हेड्रेस था, उसको एक डेफिनेट तरीके से बांधा जाता था। ठीक है, तो एक तो डीटीज को दिखाता है। डिस्टिंक्शन कैसे दिखाता है? जब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर स्टाइल्स देखते हैं तो इससे हमें क्या समझ में आता है? अब इसको समझने के लिए आपको प्रेजेंट टाइम से इसे लॉजिक में देखना पड़ेगा। जब भी हम नॉर्मली घर में अगर हम सिचुएशन में बैठे हुए हैं, तो या हमारा सपोज करिए वुमेन्स के बारे में जब हम बात करें, या तो आप बाल आपका बंधा हुआ है या तो फिर बाल आप खोल के बैठे हुए हैं, बट जब भी आप उसे एक पर्टिकुलर तरीके से, एक स्टाइलिश तरीके से बांधते हैं, तो क्या क्या रिफ्लेक्शन चीजें को दिखाता है? आपके पास में सबसे पहला बात है कि इतना लीजर है, आपके पास में टाइम अवेलेबल है, आपके पास में स्पेस अवेलेबल है, और आपके पास में अपॉर्चुनिटी है कि आप इन चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तब तो आप सजने सवरने का कंसेप्ट जो होता है वो तभी उभर के आता है। तो ये क्या दिखाता है? ये आपके एफ्लुएंटनेस को दिखाता है कि आप ऑलवेज पूरे दिन बैठ के खेत में घास नहीं काटने में लगे हुए हैं, पूरे दिन रोड पे खड़े होकर रोड का सीवर का सफाई का काम नहीं कर रहे हैं, आप पूरे दिन कहीं टास्क में किसी भी प्रकार के टास्क में नहीं उलझे हुए हैं, बल्कि आपके पास में लीजर टाइम अवेलेबल है, आपके पास में अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने पर्टिकुलर अपने ब्यूटी के ऊपर इतना टाइम स्पेंड कर सकते हैं।
और यही दिखाता है वुमेन ऑफ डिस्टिंक्शन। तो वुमेन ऑफ डिस्टिंक्शन हो सकता है कि जो मर्चेंट क्लास की जो वाइफ से के फैमिली के साथ में जुड़ा हो सकता है जो प्रीस्ट क्लास के साथ में जुड़ा हुआ हो सकता है कि जो रिच एग्रीकल्चर क्लास के साथ में जुड़ा हुआ होगा। तो उनके पास में इतना अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगा, और साथ ही साथ पब्लिक गैदरिंग्स होते होंगे, रिचुअल के गैदरिंग्स होते होंगे, जिसमें आप अपने आप को डिस्टिंक्ट दिखाने का कोशिश करते होंगे। जैसे हमने देखा है कि सैक्रिफाइसेस को कंडक्ट किया जाता था, जो यज्ञ अनुष्ठान होते थे उनको कंडक्ट करवाया जाता था, और उसमें लोगों का गैदरिंग होता था। तो जो यजमान होगा और यजमान की जो वाइफ होगी, वो अपने आप को डिस्टिंक्ट दिखाने के लिए कुछ उनका पैटर्न, कुछ उनका जो पहनावा होगा, अपने आप को लोगों के सामने जो प्रेजेंट करने का जो तरीका होगा वो डिफरेंट होगा। और ये डिफरेंट कब आता है? ये डिफरेंसेस तभी तो है कि जब आप उस यज्ञ के तैयार स्टार्ट करने से पहले 1 घंटा या 2 घंटा पहले आप तैयार होने में अपना समय बिता रहे होंगे। तैयार होने का तभी है जब आपके पास में अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तैयार होने के लिए आपको जिन चीजों को आप अपने ज्वेलरी चाहते हैं, जिन ऑर्नामेंट्स का जरूरत है, वो ये सारी चीजों को दिखाता है कि सोसाइटी में कहीं ना कहीं डिस्टिंक्शन अवेलेबल था। किस प्रकार का ये डिस्टिंक्शन था ये हमें देखने को नहीं मिलता है। क्या उसे एक्चुअली में कहा जाए, वेदर वो कास्ट के बेसिस पे था, वो रिलीजन के बेसिस पे था, वो एरिया के बेसिस पे था, हम अभी तक इस पे नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन हाँ, डिस्टिंक्शन का हमें फैक्टर जरूर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये वेरियस हेयर स्टाइल, ये ड्रेसिंग पैटर्न, ये सब कुछ हड़प्पन सोसाइटी के फीचर को, इंडिविजुअल्स के फीचर के बारे में बताता है। ठीक है। यूज ऑफ ऑर्नामेंट्स, जैसे हमें नेकलेसेस का देखने को मिलता है, चाहे वो बीड्स के बने हुए हो, गोल्ड के बने हुए हो, नेकलेसेस, बैंगल्स एटसेट्रा, ये सभी चीज हमें देखने को मिलता है। फिर टेराकोटा figurines of women associate them with food processing activity। तो ये क्या दिखाता है? ये है डिवीजन ऑफ लेबर, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ठीक है। तो ये डिस्टिंक्शन को दिखा रहा है, ये सोसाइटी में डिवीजन को दिखा रहा है कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर टास्क हैं जिसको हमने वुमेन्स के साथ में एसोसिएट कर दिया है कि ये एक्टिविटी जो है ये वुमेन्स के साथ में रहेगा। कई सारे हमें ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज के साथ, ग्राइंडिंग के साथ में वुमेन्स है, सैडल कॉर्न चलाते हुए वुमेन्स को देख एविडेंसेस हमें मिलते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं आपको पॉइंट्स अपने आंसर में लिखना है। मैंने क्लास में आपको हमेशा बताया है कि ये सब जब आप पॉइंट्स लिख रहे हैं तो ऑलवेज मस्ट राइट, यहां पे देख लेना, मस्ट राइट एविडेंस, मतलब जिस प्लेस पे हमें इनके जो प्लेस ऑफ एविडेंस, प्लेसेस ऑफ एविडेंस, कहां कहां पर ये सारे चीजें हमें देखने को मिलता है, इन सब के बारे में जरूर आपको मेंशन करना है अपने आंसर को और भी ज्यादा फ्रैक्टिफाई करने के लिए और मीनिंगफुल बनाने के लिए और मार्क्स ज्यादा सिक्योर करने के लिए। ये आप लिखेंगे तो सपोज करिए कि आपने 90% कवर कर दिया है, और 10% जो करेगा वो जब होगा जब आप प्लेस ऑफ एविडेंस में लिखेंगे। कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, फूड प्रोसेसिंग की एक्टिविटीज आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, उन सभी साइट्स को आप मेंशन करते हुए जाइए। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। तो ये था पूरा का पूरा वुमेन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट में हम आ जाते हैं वैसा ही सेम चीज हमें मेंस के साथ में भी दिखाई देने को मिलता है।
यही फीचर्स तो जब हम मेंस को देखते हैं तो मेन में हमें क्या देखने को मिलता है? यूज ऑफ धोती लाइक अपर गारमेंट के तौर, सॉरी ये तो लोअर गारमेंट होगा, ठीक है। धोती का इस्तेमाल हमें लोअर गारमेंट के तौर पर दिखाई देता है और शॉल या क्लॉक, रोब ऑफ क्लॉक जो है वो अपर गारमेंट हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जैसे जो मेल टॉर्सो का जो एग्जांपल जो हमें देखने को मिलता है, ये यहाँ पर आपको मेंशन करना है कौन सा एग्जांपल है और कहाँ पे पाया जाता है, उसके बारे में मेंशन द एविडेंस, ठीक है। मेंशन द एविडेंस, ये है वेरियस हेयर स्टाइल्स एंड बियर्ड्स। अगेन ये तभी आप कर पाते हैं जब डिफरेंट आपके पास में लीजर टाइम अवेलेबल है और आप अफोर्ड कर सकते हैं। पहले भी मैंने बताया था कि डिस्टिंक्शन ये शो करता है, ठीक है। इसी में हमें यूज ऑफ ज्वेलरी भी दिखाई देता है कि इवन मेंस भी जो है वो ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स का यूज करते हैं, ठीक है। यूज ऑफ ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स। अगेन डिवीजन एंड डिस्टिंक्शन का हमें रोल यहां पर देखने को मिलता है। ये था मेन के बारे में। चिल्ड्रन के बारे में हमें कैसे पता चलता है, इसको नोट डाउन कर लो। चिल्ड्रन के बारे में हमें कैसे पता चलता है, तो एविडेंसेस come from various kind of terracotta toys. Terracotta toys, example balls, spinning tops, लट्टू यानी कि spinning tops, whistles, etc. ये सारे एग्जाम्पल्स हमें शो करते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के सोसाइटी में चिल्ड्रन का भी एक बड़ा रोल था और उसके जो एविडेंस जो है वो हमें इन सारी चीजों से मिलती, क्योंकि बड़े लोग जो होंगे वो तो इन सारी चीजों के साथ में नहीं इंगेज होंगे। तो ये एविडेंस किसके लिए होगा? ये एविडेंस प्रूफ करता है कि सोसाइटी में चिल्ड्रन का भी एक लार्ज अमाउंट में प्रेजेंस था, ठीक है। और इवन उनके डिमांड को भी केटर करने के लिए सोसाइटी में कुछ लोग थे जो कि इस काम के साथ में जुड़े हुए थे। अब जब इस काम के साथ में जुड़े हुए हैं यानी कि डिमांड और सप्लाई है, तो कहीं ना कहीं से इनके जो पेरेंट्स होते होंगे उनके पास में इतना एक्स्ट्रा इनकम होता होगा कि वो इस इनके डिमांड को फुलफिल करते होंगे, ठीक है। स्टेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, यही फीचर है, यही है अर्बनाइजेशन और अर्बनिज्म, ठीक है। दैट यू हैव अ लीजर टाइम टू स्पेंड इन योर लीजर एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये है चिल्ड्रन के बारे में। अब हम इसके दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, ठीक है। दूसरा जो था, जो अब हम इंडिविजुअल से हटके अब हम ग्रुप को देखेंगे कि किस तरीके से ग्रुप्स के बारे में हमें सोसाइटी के इनके क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। ग्रुप्स
सबसे पहला है, हमें इनके कई सारे जो स्केलेटन्स जो मिलते हैं, स्केलेटन्स फाउंड एट Harappan sites shows biological heterogeneity. यानी कि मिक्सचर ऑफ पीपल, या तो पीपल माइग्रेट करते होंगे या तो माइग्रेशन और मैरिज। ये दिखाता है कि सोसाइटी में माइग्रेशन और मैरिज दोनों का प्रेजेंस था और इस तरीके से ग्रुप्स का फॉर्मेशन हुआ करता था, फैमिलीज का फॉर्मेशन हुआ करता था। जब हम, चूंकि आप, ये तो जीएस हिस्ट्री का क्लास है, लेकिन जब हम हिस्ट्री ऑप्शनल को पढ़ते हैं तो उसमें ये भी एक थ्योरी उभर के आया है कि जो हड़प्पन सोसाइटी जो था वो मैट्रिलिनियल था, पैट्रिलिनियल नहीं, क्योंकि कई सारे ऐसे जो जीनोम, जो स्केलेटन्स के जो डीएनए का जो एनालिसिस किया गया है, तो उससे ये समझ में आता है कि जो उसके फीचर्स जो थे वो मैट्रिलिनिटी के तरफ में ज्यादा हमें शो करते हैं। लेकिन आपको उतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं, जब आप हिस्ट्री ऑप्शनल का आंसर लिख रहे हैं तो आपको उस पेपर में मेंशन करना पड़ेगा एज अ फॉर्म ऑफ डिबेट। बट जीएस में आप सिर्फ इतना दिखा सकते हैं। यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल है राखीगढ़ी में, जो हाल ही में, जिसमें जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट साइट है, इसमें जो डीएनए एनालिसिस किया गया उसमें ये दिखाया गया कि जो यहाँ के लोगों का जो डीएनए, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों का, जो राखीगढ़ी में जो लोग प्रेजेंट थे, उनका जो डीएनए है वो ईरान के लोगों के साथ में मैच करता है। ठीक है, सो सजेस्टिंग माइग्रेशन। ठीक है, फिर आ जाते हैं, हमें डिफरेंट ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स देखने को मिलता है। डिफरेंट ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स, ये भी इनके सोसाइटी का फीचर है। डिफरेंट ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स जैसे फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पीपल या क्राफ्ट्समैन, ब्रिक मेसन्स, बोट मेकर्स, सेलर्स, मर्चेंट्स, आर्किटेक्ट्स, प्रीस्ट्स एक्सेट्रा। जब डिफरेंट ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं तभी तो एग्रीकल्चर कौन करता होगा? फार्मर करते होंगे। एनिमल हस्बेंड्री के साथ में कौन जुड़े हुए होंगे? हर्डर्स जुड़े हुए होंगे। हमने क्राफ्ट के बारे में पूरा का पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा तो क्राफ्टमैन होंगे। ब्रिक्स के बारे में हमने पढ़ा कि किस रेशियो में बनाया जाता था, तो इनको बनाने वाले मेसन्स होते होंगे। इंटर ट्रेड हुआ करता था मेसोपोटामिया के साथ में, सी के साथ में, हमने लोथल, इन सारी जगह पे देखा। तो ये तो बोट मेकिंग में लोग इन्वॉल्व होंगे, बोट को चलाने के लिए सेलर्स होंगे। जो ट्रेड किया जाता होगा उसमें एक मर्चेंट क्लास होगा। इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं हड़प्पा में, मोहनजोदारो में, अलग अलग साइट्स में, धोलावीरा में, लोथल में। तो आर्किटेक्ट होंगे जो प्लान करते होंगे। हमें रिलीजियस एक्टिविटीज देखने को मिलता है, सैक्रिफिशियल पिट्स जो हुआ करते थे, जो फायर अल्टर्स हुआ करते थे, तो उनको कंडक्ट करवाने के लिए हमें प्रीस्ट का एग्जांपल होंगे जी। और इन सबको एक क्लास में कंट्रोल करने के लिए हो सकता है, जिसे माना जाता है स्पेकुलेशन के बेसिस पे कि एक रूलिंग क्लास भी जरूर होगा। तो उसका हमें ठोस एविडेंस नहीं मिल पाता है, लेकिन हाँ, इतने ऑर्गेनाइज लेवल पे, इतने लार्जर लेवल पे एक रूलिंग क्लास का प्रेजेंस ना होना, ये अपने आप में सजेस्ट नहीं करता है। डेफिनेटली कुछ होगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या था ये हमें नहीं पता है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हमें देखने को मिलता है। तो इस बेसिस पे अब हम क्या कहेंगे? ठीक है, जैसे यहां पर
इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? बायोलॉजिकल हेट्रोजिनिटी। ये हरप्पन सोसाइटी का फीचर हो गया, दैट देयर इज बायोलॉजिकल हेट्रोजिनिटी, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स। से हम क्या समझते हैं, इसको लिखो। तो डिफरेंट ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हमें बताता है, इट शोज हरप्पन कल्चर जोन, हरप्पन कल्चर जोन comprised villagers and city folk। ठीक है, डिफरेंट ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स। कुछ लोग प्राइमरी एक्टिविटी के साथ में जुड़े हुए हैं, कुछ लोग सेकेंडरी एक्टिविटी के साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, कुछ लोग ट्रेड के साथ में जुड़े हुए हैं, तभी तो ये चीज फुलफिल हो पाता होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। और भी हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं, एक एक करके हम उसे समझते जाते हैं। डिफरेंसेस इन हाउस sizes and hordes of jewelry indicate concentration of wealth, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड डिफरेंसेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर। फिर अब क्या होंगे? देयर वुड हैव बीन एफ्लुएंट ग्रुप्स, वुड हैव इंक्लूडेड, तो ये हो सकता है एफ्लुएंट ग्रुप्स का प्रेजेंस होना, वुड हैव इंक्लूडेड रूलर्स, priests, landowners and merchants। प्रेजेंस ऑफ एफ्लुएंट क्लास, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है। ये सभी मिलके हमें क्या बताते हैं? मैंने हमेशा बताया ना, एनालिटिकल पॉइंट होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव हो, कम्युनिकेटिव हो और एनालिटिकल। तो ये क्या दिखाता है? ऑल दीज सजेस्ट class and rank differences। ये है फीचर, differences based on occupation, wealth and status। ठीक है, इसको नोट डाउन करते हुए चलो।
as people lived in vast parts of Harappan culture zone, they would have different languages and dialects, और तभी जरूरत पड़ा होगा एक यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट को डेवलपमेंट करने का, कि अगर डिफरेंट डिफरेंट रीजन से अगर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अगर ट्रेड अगर हो रहा है तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप 50 चीजों को समझ पाएंगे, किस तरीके से वहां पे बाटर हो रहा है, क्या वहां का मैकेनिज्म है। इसलिए एक यूनिफॉर्मिटी के तरफ लोग बढ़े होंगे, जो कि मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन के फेज का एक इंपॉर्टेंट फीचर था। ठीक है, ये पार्ट दिखाता है कि कितना डाइवर्स है, डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। और लास्ट में यही फैक्टर जो है वो फ्यूल करता है at the same time evidence of a common script over the vast Harappan culture zone shows a high level of cultural integration. So this is the feature of Harappan society, cultural integration. ठीक है, तो आप इस तरह से आप जो भी पॉइंट है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैंने लास्ट में लिखा हुआ है, आप डिफरेंट पैटर्न बदलने के लिए आप सभी पॉइंट को पहले लिखते हुए जाइए और उसको एक्सप्रेस कर दीजिए एविडेंस के साथ में। कल्चरल इंडिकेशन लिखा, कैसे प्रेजेंट है, ये भी एक तरीका है, वो भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है, तो पूरा इस तरीके से सोसाइटी का जो भी फीचर्स था ये हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में इंटायरली देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिलीजियस फीचर्स के तरफ। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा सोसाइटी का, हड़प्पन सोसाइटी का फीचर इंडिविजुअल के बेसिस पे और ग्रुप के बेसिस पे, और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उभर कर आते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट मेन फीचर्स जो है उभर कर आते हैं, मैंने आपको बता दिया और अंडरलाइन करके दिखा दिया। ठीक है, और यही आपके आंसर का मेन पार्ट होना चाहिए। आपसे ज्यादातर आपसे फीचर्स ही पूछा जाएगा। ठीक है, और ज्यादा नहीं है। क्या फीचर था हड़प्पन सोसाइटी का और रिलीजन का, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, एक क्या पिक्चर उभर कर आता है। ठीक है, यह पूरा। अब हम चलते हैं रिलीजन के टॉपिक पर। हड़प्पन रिलीजन के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। तो हम पढ़ रहे हैं रिलीजियस फीचर्स। तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है, जो मोस्ट डोमिनेंट है वो है वर्शिप ऑफ फीमेल गॉडेसेस।
ठीक है, चाहे वो मदर गॉडेस हो, उसके बारे में हमें एविडेंस मिलता है, मदर अर्थ के बारे में हमें एविडेंसेस मिलता है। तो आपको क्या करना है, जितने भी ये जो फीमेल गॉडेसेस है, इनके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसको आप मेंशन करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स along with example, along with example मतलब इसके एविडेंस जो है हमें कहाँ मिलते हैं, where they are found। ठीक है, इसको मैंने क्लास में डिटेल में करवाया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है, फीचर नंबर 1। जैसे हमें वर्शिप ऑफ फीमेल गॉडेस दिखता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आप इंपॉर्टेंट लिखते जाइए, एंड फाउंड एट दिस प्लेस। ठीक है, इससे समझ में क्या आता है, they had cultic significance, and may have been part of household rituals। ठीक है, तो या तो वो जिस ट्राइब से, जिस कम्युनिटी के साथ में जुड़े हुए होंगे, तो उससे जुड़ा हुआ जो भी एक जो डीटीज होते हैं, जैसे आज के भी टाइम में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही, जब आप विलेज लेवल पे जाएंगे तो ग्रामीण देवी देवता को आप देखेंगे, या फिर कुल के देवी देवता को आप देखेंगे। जो अपर पैंथियन वाले जो गॉड्स हैं, उनका रिलेवेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। जो शादी ब्याह होता है, जब आप गांव के लेवल पे जाएंगे तो जो ग्रामीण देवी देवता और जो कुल देवी देवता होते हैं, तो वो कल्टिक सिग्निफिकेंस को दिखाता है कि एक लंबे टाइम से आप किस ट्राइब के साथ में, आप किस ग्रुप के साथ में जुड़े हुए थे। एक तो कल्टिक सिग्निफिकेंस, और जो आपके हाउस होल्ड के रिचुअल्स के साथ में जुड़ा हुआ, जो भी आप घर में कोई मैरिज का फंक्शन है, कोई डेथ का फंक्शन है, कोई चाइल्ड के बर्थ के सेलिब्रेशन का फंक्शन है, या किसी भी प्रकार का जो फंक्शन है उसके साथ में, तो ये हाउस होल्ड रिचुअल्स के साथ में जुड़ा हुआ है। जैसे बहुत सारे लोग आज के भी टाइम में अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट फैमिलीज में, जैसे इस दिन को ये काम नहीं करना है, इस दिन हम ये चीज नहीं खरीदेंगे, इस दिन हम ये काम नहीं करते हैं, उस दिन शुभ नहीं माना जाता है, कोई वस्त्र नहीं खरीदता है, कोई कांच का सामान नहीं खरीदता है, कोई डिफरेंट फैमिलीज में अगर आप जाएंगे तो डिफरेंट चीजें आपको दिखाई देगा। यहाँ तक कि ये भी है कि कुछ पर्टिकुलर डेज ऐसे भी हैं जिसमें ये कहा गया है कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड आइटम ही, पर्टिकुलर प्रकार का खाना बनना चाहिए। जैसे खिचड़ी है तो ये पर्टिकुलर डे बनेगा। तो इस तरीके के जो हाउस होल्ड रिचुअल्स के साथ में ये जुड़ा हुआ चीज है। ठीक है, सबसे पहला आ जाता है वर्शिप ऑफ फीमेल गॉडेस। ठीक है, दूसरा फिर हमें मेल गॉडेस का एग्जांपल देखने को मिलता है, मेल गॉड का, जिसे हम पशुपति सील के नाम से भी जानते हैं, प्रोटो शिवा जिसे भी कहा जाता है। ठीक है, अब फिर से वही चीज, जितने भी इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उसको आप यहाँ पे पूरा का पूरा पॉइंट वाइज लिखते हुए चलिए। ठीक है, ये मेल गॉड या फिर पशुपति सील के बारे में पूरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखना है, कहाँ पे मिला है ये करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। ठीक है, फिर चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, इसको नोट डाउन कर लो। Worship of male and female creative energy that is लिंग एंड योनि, यानी कि जो सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हुआ करते थे उनका वर्शिप किया जाता था।
आज भी कई सारे आप सोसाइटी, कई सारे ऐसे नेशंस भी हैं, खास करके जैसे आप भूटान में जाएंगे तो वहां पे जो मेल के जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं उनको एज अ इविल वार्ड ऑफ के तौर पर या फिर ऑस्पिशियसनेस के तौर पर उन्हें घर में रखा जाता है। तो ये फीचर जो है लिंग और योनि का वर्शिप करना, ये हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से देखने को मिलता है, जो कि एक डोमिनेंट यहाँ का फीचर है। फिर इसके बाद में हमें नेचर वर्शिप दिखता है। नेचर वर्शिप, अब नेचर वर्शिप में क्या है, जैसे ट्रीज, प्लांट्स और एनिमल का वर्शिप करना। आज भी ये चीज हमें देखने को मिलता है, जैसे पीपल का, ये हमें एविडेंसेस हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलते हैं। पीपल का वर्शिप, एनिमल का वर्शिप, बहुत सारे जो सील्स और जो सीलिंग्स होते थे उस पर इनको इंस्क्राइब किया जाता था, इनके इमेज को, और दिखाया जाता था। एनिमल वर्शिप हमें देखने को मिलता है, बुल का सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलता है, टाइगर का सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे चीज जो कि नेचर का जो वर्शिप है वो भी हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिलीजियस में देखने को मिलता है, जो कि उसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, फिर माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी देखने को मिलता है, जैसे डिपिक्शन ऑफ यूनिकॉर्न, एक सींग वाला जानवर, जो कि ये एक्चुअली में नहीं था लेकिन इसे इमेजिन किया गया। इसका एक प्रोटोटाइप जो है, जो इंफॉर्मेशन, जो आइडिया जो डिराइव किया जाता है वो राइनोसोरस से होता है, लेकिन वो एक्चुअली में उसका जो कंपोजिशन जो था वो डिफरेंट था, जो यूनिकॉर्न। तो डिपिक्शन ऑफ यूनिकॉर्न suggest some sort of religious or mythological सिग्निफिकेंस। एग्जैक्टली क्या है ये हमें पता नहीं चलता है, लेकिन हाँ इसका हमें एविडेंसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। अब या तो वो रिलीजियस है या फिर वो माइथोलॉजिकल है, वो जैसे जैसे टाइम के साथ में इंडस स्क्रिप्ट का जब डेसिफरमेंट होगा तभी हमें पता चल पाएगा। ठीक है, पर आप इसको दिखा सकते हैं कि इवन माइथोलॉजी का प्रेजेंस भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, amulets with motifs of swastik associated with protective functions और auspiciousness। ठीक है, तो हमें कई सारे ऐसे जो ताबीज जिसे कहा जाता है, या फिर कपड़े में कुछ लपेट के रखा जाता है, या कुछ सिंबल्स बना दिए जाते हैं, जैसे स्वास्तिक का जो प्रेजेंट टाइम में जो हमें सिंबल देखने को मिलता है, इसका भी एविडेंस जो है वो हमें हड़प्पन टाइम से देखने को मिलता है। और इसका जो यूज या तो किसी प्रोटेक्टिव फंक्शन के लिए या फिर ऑस्पिशियसनेस के लिए किया जाता है। और सेम चीज आज भी हमारे हिंदुइज्म की सोसाइटी में या प्रेजेंट सोसाइटी में हमें देखने को इसका एविडेंस मिलता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। टेराकोटा मास्क्स and puppets used in politico religious rituals।
ठीक है। कई प्रकार के अलग अलग, जैसे अगर आप देखेंगे आजकल घरों के बाहर कभी कभार कुछ साइंस लगाए जाते हैं, ऑस्पिशियसनेस या फिर किसी प्रकार का एक साइन बोर्ड क्रिएट किया जाता है कि पर्टिकुलर टाइप है, यहाँ पर ये मंदिर है या फिर ये धर्म स्थल है। तो इस तरीके के भी एविडेंसेस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में। ठीक है, ये पूरा 4, 5 और 6 इन सभी को नोट डाउन कर लो। elite ritual activity, elite ritual activity कहां पर? ग्रेट बाथ या फिर एक सेरेमोनियल बेदिंग, जैसे आज के टाइम में जब संगम होता है या कोई पर्टिकुलर डेज होता है जब लोग जाके स्नान करते हैं, तो ग्रेट बाथ का एग्जांपल हमें कहाँ पे मिलता है? मोहनजोदारो में। तो हमें ये बताना है, और ये दिखाता है कि जो मोहनजोदारो में जो अवेलेबल था वो एक इलीट, एक जो सोसाइटी के जो एफ्लुएंट लोग जो हुआ करते थे वो इसे परफॉर्म किया करते थे। ठीक है, इसके बाद हमें प्रैक्टिस ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन सेक्रीफाइस, एनिमल एंड ह्यूमन सेक्रीफाइस, इन सभी के एग्जाम्पल जो है वो हमें कहां पर देखने को मिलते हैं? कालीबंगन में। ठीक है, फिर आ जाता है रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस, यानी कि रिचुअल से जुड़ा हुआ जो प्रैक्टिस होता है, रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस एविडेंट फ्रॉम फायर अल्टर्स, signifying community events and और या फिर और डोमेस्टिक रिचुअल्स। ठीक है, इस तरह से हमें इनके रिलीजियस ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलते हैं। और मेरे ख्याल से अभी तक आप सभी को या आपके दिमाग में ये पॉइंट आने लगा होगा कि शायद कि बहुत सारे ऐसे फीचर्स भी हैं जो प्रेजेंट टाइम में भी हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो भी है ये वहां से डिराइव किया जा सकता है? प्रोबेबली हाँ भी और प्रोबेबली ना भी। बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो कि हमें प्रेजेंट टाइम में डिराइव हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में भी जो है वो कंटिन्यूटी में हमें देखने को मिलता है। हमेशा याद रखना, हिस्ट्री जो है वो 2 प्रिंसिपल पे चलता है, कंटिन्यूटी एंड चेंज। ठीक है, ये हिस्ट्री का सिद्धांत है। बहुत सारे चीज जो इतिहास में हुए थे वो कंटिन्यू भी होते हैं और टाइम के साथ में चेंज भी होते हैं। तो जब भी हम अपने आंसर को लिखते हैं तो हमें कंटिन्यूटी और चेंज दोनों पर फोकस करना पड़ता है। चेंज क्या होगा ये आपको आखिरी में पता चलेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस तरीके से 10 फीचर्स जो हैं वो हमें देखने को मिलता है हड़प्पन रिलीजियस में। ठीक है, इसको पूरे को नोट डाउन कर लो। रिलीजन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी होता है कि हमें जो फ्यूनररी प्रैक्टिसेस जो होते हैं उनके ऊपर भी फोकस करना पड़ता है, यानी कि जो लोग डेड हो जाते थे उनको किस तरीके से, किस प्रकार से उनके साथ डील किया जाता था, क्या पैटर्न थे। तो अगर हम इनके फ्यूनररी प्रैक्टिसेस के बारे में बात करें जो इसका सब टाइप है,
फ्यूनररी प्रैक्टिसेस, ये सब मैंने आपको जीएस फाउंडेशन की क्लास में पढ़ाया है। बस सिर्फ यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से अपने आंसर को ऑर्गेनाइज करना है जब पर्टिकुलर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बोथ वहां पर पढ़ाया था और समझाया था उस फीचर्स को, यहाँ पर तरीका बता रहा हूं कि किस तरीके से अपने आंसर में लिखना है। ठीक है, बोथ फ्रैक्शनल एंड अर्न variables are found। ठीक है, grave goods were never too many or lavish, suggesting Harappans preferred to use wealth in life rather than bury it with the debts। तो ये इनके समझ को भी दिखाता है कि किस तरीके का इनका आउटलुक था, किस तरीके का इनका सोच था कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे मुर्दों के साथ में दफनाने के बजाय हम उसका जरूरी है कि हम उसका सिग्निफिकेंस करें। और ये एक अर्बनाइजेशन का, एक कैपिटलिस्ट मोड का दिखता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन और उसके यूज में हमें फीचर जो है वो दिखाई देने को एक हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक फीचर है। ठीक है, तो ये था इनके फ्यूनरी प्रैक्टिसेस का एग्जाम्पल। क्या देखने को हमें मिलता है, तो फ्रैक्शनल एंड अर्न पर ये दोनों देखने को मिलता है। उसके फीचर्स में ग्रेव गुड बहुत ज्यादा या लैविश तरीके से नहीं इस्तेमाल किया जाता था, और क्या वो सजेस्ट करता है, प्रीफर टू यूज वेल्थ इन लाइफ rather देन इन द डेथ कंसेप्ट, या अदर वर्ल्ड में जो बिलीफ का जो कंसेप्ट जो था वो बहुत ही लो लेवल पे दिख रहा है अकॉर्डिंग टू डेथ। इसका मतलब ये नहीं है कि अदर वर्ल्ड का कंसेप्ट नहीं था, हेवन एंड हेल का भी कंसेप्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था फ्यूनररी प्रैक्टिसेस। अब अंत में हम क्या कहेंगे इन सारे सभी पॉइंट्स को पढ़ने के बाद, पूरे के पूरे इस सोसाइटी और रिलीजन के फीचर्स को पढ़ने के बाद एक क्या हमें चेहरा देखने को मिलता है, तो इसको एक लाइन में आप सभी कह सकते हैं। और मैंने जो रिलीजन का जो लिमिटेशन बताया था उसे भी लिखना है। तो जो एनालिटिकल पॉइंट है उसे हम डील कर रहे हैं। द रिलीजियस एंड funerary practices, funerary beliefs and practices of the Harappan show great variety. It is interesting to note that the Harappan civilization does display a few features
a few features reflected in later traditions except टेम्पल वर्शिप। ये एक सबसे बड़ा है जो फीचर हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को नहीं मिलता है। ये लेटर टाइम का हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। टेम्पल वर्शिप या इवन टू सम एक्सटेंट आइडोलेट्री के भी हमें फीचर्स जो हैं वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में। ठीक है, तो ये हो गया इसका पूरा का पूरा एक सिग्निफिकेंस सोसाइटी एंड रिलीजन का, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सोसाइटी एंड रिलीजन। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। सोसाइटी के क्या क्या फीचर्स थे, किस तरह से आपको अपने आंसर को ऑर्गेनाइज करना है, इंडिविजुअल और ग्रुप्स के बेसिस पे क्या क्या डोमिनेंट फीचर्स थे उसको मैंने बता दिया। इसी तरीके से रिलीजन में भी क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, कुल मिलाकर 10 पॉइंट्स थे, 10 फीचर्स थे, उसको आपको लिखना है। उसको आप जहां जहां पर जरूरत है वहां वहां पर एग्जाम्पल लिखिए, कहाँ पर उसके एविडेंस मिलते हैं उसको मेंशन कीजिए, जहां जरूरत है उस एविडेंस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मेंशन करने का उसको मेंशन कीजिए। और इस तरह से आपको अपने आंसर राइटिंग को पूरा का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, एनालिटिकल तरीके से और कम्युनिकेटिव तरीके से लिखना है। ठीक है, तो ये था आज का पूरा क्लास 4 में। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन का सिर्फ और सिर्फ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है, वो है साइंटिफिक डेवलपमेंट इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा साइंटिफिक डेवलपमेंट्स इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो कैसे, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चंस अगर पूछा जाएगा तो उसको कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे उसका आंसर राइटिंग करना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि कैसे आंसर राइटिंग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए। आज मैं कोई क्वेश्चंस नहीं दूंगा, फाइनल में जब इस टॉपिक को जब कवर करूंगा तब उसके साथ में मैं सोसाइटी और रिलीजन से जुड़े हुए आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रिपेयरिंग।